नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न जो अक्सर सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे। मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और एक एक प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि जो भोरमदेव मंदिर है कहां पर है, कवर्धा जिले में है। तो भोरमदेव मंदिर के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, इसका निर्माण, मतलब कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण गोपाल देव द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये जो कथन है, पहला कथन बिल्कुल सही है। ये जो गोपाल देव थे ना, ये कवर्धा में फणी नागवंश के शासक थे। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में ना नागवंशी शासकों ने 2 स्थानों से शासन किया था। एक कवर्धा में फणी नागवंशी, ये भी काफी बार पूछा गया है। कवर्धा में फणी नागवंशी और बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासक। तो कवर्धा के फणी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहां पर, कवर्धा जिले में। आज का जो कवर्धा है जो कि क्या हो गया है, कबीर धाम हो गया है। अगला दिया हुआ है, मतलब आपका असही है, जो असत्य है वो आपके आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगला देख लेते हैं, इसका निर्माण 1089 में हुआ था। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इस मंदिर का निर्माण, भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में अर्थात 1089 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, गोपाल देव द्वारा। ये भी बिल्कुल सही है। यह बेसर शैली में निर्मित है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है यह बेसर शैली में निर्मित है। तो ये जो कथन है असत्य है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो भोरमदेव मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित है। देखो प्राचीन समय में हमारे भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां थी। एक आपका नागर शैली जो कि उत्तर भारत में प्रचलित था, दूसरा द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित था, वहीं मध्य क्षेत्र में बेसर शैली का प्रचलन था। तो ये जो भोरमदेव मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित है। तो यहां बोल रहा है बेसर शैली, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, असत्य क्या है वो बताना था। तो यहां पर आपका ऑप्शन स आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भोरमदेव एक आदिवासी देवता है। तो ये जो भोरमदेव मंदिर है ना, अब भाई भोरमदेव मतलब कि कोई देवता होंगे भोरमदेव। तो ये जो भोरमदेव हैं ये एक आदिवासी देवता है, आदिवासियों के देवता है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ना, यहाँ पर गोंड, बैगा, कमार, दुनिया भर की जनजातियां निवास करती हैं। तो ये जो भोरमदेव हैं ये एक आदिवासी देवता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन स आप लोगों का आंसर हो जाएगा। भोरमदेव मंदिर के संदर्भ में कुछ और बातें जान लेते हैं। ये जो भोरमदेव मंदिर है कवर्धा जिले में है, ये लगभग सभी को पता है, लेकिन किस स्थान पर है, तो चौरा गांव का नाम है चौरा। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है किस गांव में है, तो चौरा गांव में है। 11वीं शताब्दी में ये बना है नागर शैली में और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कई बार पूछा जा चुका है। देखो खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है और खजुराहो में एक प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। तो खजुराहो के मंदिर से ये जो भोरमदेव का जो मंदिर है ना काफी मतलब मिलता जुलता है, इसी कारण भोरमदेव के मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो कवर्धा के जो फणी नागवंशी शासक हुए ना गोपाल देव, तो इन्हीं के एक वंशज हुए आगे चल करके 1349 के आसपास, मतलब कि 14वीं शताब्दी में रामचंद्र देव ने कवर्धा में मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण करवाया। देखो जो रामचंद्र देव थे ना, उन्होंने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था। ये दोनों की ना लव मैरिज हुई थी। तो जो अंबिका देवी है उनको वो भगा के लेकर के आ जाते होंगे और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह करने के लिए रामचंद्र देव द्वारा मड़वा महल का निर्माण करवाया जाता है। उसमें बाकायदा विवाह होता है। ये जो मड़वा महल है ये शिव मंदिर बताया जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में विवाह को मड़वा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी बोली में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मड़वा महल, जहां पर कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी और फणी नागवंशी शासक रामचंद्र देव का विवाह हुआ था। इसी के निकट एक महल है जिसको छेरकी महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेरकी महल। हमारे छत्तीसगढ़ी में छेरकी का मतलब होता है बकरी।
ये जो महल है छेरकी महल, यहाँ से बकरी की गंध आती है, इसी कारण इसको छेरकी महल कहा गया है। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि कौन पांडु वंश से संबंधित नहीं है, कौन छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है, कौन कलचुरी वंश से संबंधित नहीं है। इनका कालक्रम भी पूछा जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है। अभी मैंने बताया कि जो छिंदक नागवंशी शासक वो बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे। तो ये जो धारावर्ष है ये छिंदक नागवंश से है। सोमेश्वर देव ये भी हैं। उसके बाद सोमेश्वर देव के बाद आपके जो रामचंद्र देव नहीं, हाँ हरिश्चंद्र देव, हाँ ये तीनों जो है आपके क्या है, छिंदक नागवंश से संबंधित हैं। लेकिन क्या पूछ रहा है, जो संबंधित नहीं है वो आपको बताना है ना। तो धारावर्ष, सोमेश्वर देव और हरिश्चंद्र देव ये तीनों तो हैं, लेकिन जो दलपत देव हैं ये नहीं है, महिपाल देव भी नहीं है, रामचंद्र देव भी नहीं है। जो दलपत देव, महिपाल देव ये लोग काकतीय वंश के शासक हैं। तो 2, 5, 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। 2, 5, 6 यहां पर देख लेते हैं, ऑप्शन स आप लोगों का आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग छिंदक नागवंशी शासकों के विषय में जान लेते हैं। तो ये जो छिंदक नागवंशी शासक थे इन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया था और इस वंश का जो संस्थापक था वो था नृपति भूषण। और इनके समय में, नागवंशी शासकों के समय में बस्तर क्षेत्र को चक्रकूट अथवा भ्रमरकोट कहा जाता था। चक्रकूट अथवा भ्रमरकोट इनकी जो राजधानी थी, आधुनिक समय का जो बारसूर है ना वो इनकी राजधानी थी और उसी को चक्रकूट या भ्रमरकोट कहा जाता था। इन्होंने बारसूर में कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है, जैसे कि चंद्रादितेश्वर मंदिर, इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, चंद्रादितेश्वर मंदिर हो गया, बत्तीसा मंदिर हो गया, मामा भांजा मंदिर हो गया, गणेश जी की विशाल प्रतिमा इन्हीं शासकों द्वारा स्थापित की गई है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, छिंदक नागवंश से संबंधित कुछ अन्य शासकों के नाम आप लोग याद रखेंगे। एक तो नृपति भूषण हो गए संस्थापक, उसके बाद धारावर्ष याद रखेंगे, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जग जयसिंह देव, उसके बाद राजभूषण देव, जगदेव भूषण और हरिश्चंद्र देव। ये जो हरिश्चंद्र देव है ये नागवंश का अंतिम शासक था और हरिश्चंद्र देव को ही परास्त करके अन्नम देव ने बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना की थी। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो सोमेश्वर देव है ना इसको कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव ने परास्त किया था और बंदी भी बना लिया था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल कोसलाधिपति की उपाधि किन शासकों द्वारा धारण किया गया था। तो सकल कोसलाधिपति, तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ के जो शासक थे ना उन्होंने भी बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी थी। तो 2 शासकों ने ना सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो वो 2 शासक कौन थे ये आप लोगों को बताना है। तो एक तो था आपका तीवर देव जो कि पांडु वंश से थे, तीवर देव। दूसरे थे पृथ्वीदेव प्रथम जो कि कलचुरी वंश से थे। तो इन दोनों ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखेंगे, तीवर देव और पृथ्वीदेव प्रथम। बाकी जो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश के शासक थे, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनकी जो उपाधि थी ये बालार्जुन थी, महाशिवगुप्त बालार्जुन। और पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम ये लोग जो है कलचुरी वंश के शासक थे। रत्नदेव प्रथम इसने रतनपुर नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई, कलचुरियों की राजधानी। नहीं तो पहले क्या थी कलचुरियों की राजधानी, तो तुमाड़। तो यहां पर तीवर देव और पृथ्वीदेव प्रथम इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है जो विद्रोह है, छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय विद्रोह हुए थे वो दिया हुआ है। दूसरे तरफ उस विद्रोह के समय में शासक कौन था। तो देखो जो विद्रोह है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, जो जनजातीय विद्रोह अधिकतर बस्तर क्षेत्र में ही हुए हैं। और बस्तर क्षेत्र में किस वंश का शासन था, तो काकतीय वंश के शासकों का शासन था। तो ये सब जो है काकतीय वंश से संबंधित है। और जो क्या कहते हैं, जो विद्रोह है ना जनजातीय विद्रोह, उसको अक्सर इसी टाइप से पूछा जाता है, मतलब कि जोड़ी मिलाओ के रूप में या सही गलत के रूप में। एक तरफ आपका विद्रोह दे देगा, दूसरी तरफ आपका
विद्रोह का नेतृत्व करता दे देगा, या फिर विद्रोह कब हुआ था वो देगा, विद्रोह का क्षेत्र दे देगा, या फिर किस शासक के समय हुआ था, या फिर कौन से अंग्रेज अधिकारी को विद्रोह के दमन के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस टाइप से पूछा जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। देखते हैं, पहला दिया है परलकोट विद्रोह। तो देखो परलकोट विद्रोह जो कि 1825 में हुआ था, और इस समय शासक कौन था, मतलब कि बस्तर का काकतीय वंश का शासक, तो वो था महिपाल देव। ये यहां आ जाएगा, मतलब पहले का आपका 4 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह, ये जो मेरिया विद्रोह है ये इसको माड़िया विद्रोह भी बोला जाता है, जो कि नरबली प्रथा के विरोध स्वरूप हुआ था भूपाल देव के समय। भूपाल देव, तो ये दूसरे नंबर पर सॉरी माफी चाहूंगा, दूसरा नहीं, ये पहला हो जाएगा। इसके बाद 4-1। उसके बाद है मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह जो कि 1876 में हुआ था, इस समय शासक थे भैरम देव, मतलब कि दूसरा आपका हो जाएगा। इसके बाद है चौथा भोपालपट्टनम संघर्ष। भोपालपट्टनम संघर्ष जो कि 1795 में हुआ था, इस समय शासक थे दरियाए देव। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 4-1-2-3। 4-1-2-3 आपका आंसर होगा। देख लेते हैं 4-1-2-3 कहाँ दिया है, अच्छा ये है ना 4-1-2-3। ऑप्शन द आपका राइट आंसर होगा 4-1-2-3। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परलकोट विद्रोह के विषय में। परलकोट विद्रोह जो कि महिपाल देव के समय हुआ था, कब हुआ था, 1825 में। इस समय छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक था मिस्टर एगेन्यू। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था इस समय में, और बस्तर क्षेत्र में भी अंग्रेजों का दखल काफी बढ़ चुका था। तो जो परलकोट क्षेत्र है, जो नारायणपुर और कांकेर में आता है, विशेष करके जो पूरी तरह से माड़िया आदिवासियों का क्षेत्र है, तो वहां पर अंग्रेज जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। और परलकोट के जो जमींदार थे गेंद सिंह, वो जो है विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ये परलकोट के जमींदार थे और माड़िया लोगों को ये एकत्रित करते हैं। और जो एगेन्यू है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एगेन्यू, वो फिर यहाँ पेबे, नाम याद रखेंगे, पेबे जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, इसको इस विद्रोह के दमन के लिए भेजता है। और जो गेंद सिंह हैं वो पकड़ लिए जाते हैं, उन पर विद्रोह का आरोप लगाया जाता है और उनको उनके ही घर के सामने मृत्युदंड दे दिया जाता है पूरे आदिवासियों के समक्ष। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा है मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह कब हुआ था, भोपाल देव के समय में हुआ था, 1842 से 1863 के बीच, काफी लंबा चला था। और इस विद्रोह का कारण क्या था, तो नरबली प्रथा को प्रतिबंधित करना। देखो जो बस्तर क्षेत्र है ना, वहां के आदिवासियों में नरबली प्रथा प्रचलित थी। विशेष करके जो दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है, वहां पर माता को प्रसन्न करने के लिए, जो मां दंतेश्वरी है उसको प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दिया जाता था। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, प्रतिबंधित कर दिया। तो इससे उस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और विद्रोह कर दिया, जिसको कि मेरिया विद्रोह अथवा माड़िया विद्रोह कहा जाता है। यहां पर जो मेरिया शब्द है ना, मेरिया, ये जो जिस व्यक्ति को बलि दिया जाता है ना, मतलब कि किसी व्यक्ति को पकड़ के लाया, किसी मानव को पकड़ के लाया गया है बलि देने के लिए, तो जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है उसको मेरिया कहा जाता था। ध्यान रखेंगे इसको। तो मेरिया विद्रोह, तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था हिड़मा मांझी ने। हिड़मा मांझी, ध्यान रखेंगे, हिड़मा मांझी। और यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी विद्रोह को कुचलने के लिए आया था कैंपबेल, क्या नाम था, कैंपबेल। तो ये आपका मेरिया विद्रोह। इसके बाद मुरिया विद्रोह जो कि 1876 में भैरमदेव के समय में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था झाड़ा सिराहा ने। झाड़ा सिराहा ने। इसमें क्या था कि जो दीवान था गोपीनाथ कप्पड़दार कुछ नाम था शायद उसका, तो वो जो है आदिवासियों का शोषण कर रहा था। और इसी समय राजा भैरम देव को बस्तर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। आदिवासी इस चीज का विरोध करते हैं कि राज्य में अगर राजा नहीं रहेंगे तो जो दीवान है वो स्वेच्छाचारी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, हमारे ऊपर और अत्याचार करेगा। बस इसी बात पर ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं और दीवान को हटाने की मांग करते हैं और राजा को बस्तर से बाहर जाने से मना करते हैं। इस समय अंग्रेज अधिकारी था मैक जॉर्ज। इसके बाद अगला है भोपालपट्टनम संघर्ष जो कि दरियाए देव के समय 1795 में हुआ था। ये जो विद्रोह है भोपालपट्टनम संघर्ष, दरअसल हुआ ये कि कैप्टन ब्लंट जो इस समय 1795 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था, वो बस्तर में भी यात्रा करना चाहता था
और जो आदिवासी हैं वो ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करे, तो इसी कारण से वो लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के विषय में क्या सही नहीं है। तो सूबा शासन को लेकर के कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है क्या गलत है, देख लेते हैं। पहला दिया है सूबा शासन 1787 से 1818 तक रहा, बिल्कुल सही है। सूबा शासन की शुरुआत जो है 1787 में होती है और 1818 तक यह रहा। जो 1818 में क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, और उसमें जो मराठी हैं उनकी बुरी तरह से हार हो जाती है, फिर मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो जाता है। तो पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो गलत है उसका हमको चयन करना है, तो ये वाला सही है, तो ये आंसर में हम नहीं ले सकते। अगला दिया है बिंबाजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। बिंबाजी भोसले जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे, तो क्या इन्होंने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? नहीं, इन्होंने शुरू नहीं की थी। दरअसल देखिए क्या हुआ था कि 1787 में बिंबाजी भोसले की डेथ हो जाती है और इसके बाद जो अगले उत्तराधिकारी होते हैं ब्योंकोजी भोसले, हालांकि बीच में थोड़े समय के लिए चिमणा जी भी आते हैं, वो थोड़े समय के लिए। उसके बाद फिर ब्योंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासक नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो ब्योंकोजी भोसले हैं वो छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे, वो नागपुर में ही रहना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की और जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ से अधिक राजस्व वसूल करने का वायदा करता उसको छत्तीसगढ़ की सूबेदारी सौंप दी जाती थी। पूरा ना नीलाम किया जाता था छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में राजस्व वसूली के लिए बोली लगाया जाता था, जो सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करने का वादा करता उसको दिया जाता। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा ना कि किसी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, उसका जो दाम है मान लो 1 करोड़ से शुरू हो रहा है, तो कोई बोलेगा मैं 1 करोड़ 10 लाख दूंगा, कोई बोलेगा मैं 1 करोड़ 20 लाख दूंगा, कोई बोलेगा मैं 1 करोड़ 30 लाख दूंगा। जो सबसे ज्यादा देने का वादा करेगा और उसके बाद किसी का भी आवाज नहीं निकलेगा, मान लो कोई बोलेगा कि मैं 1.5 करोड़ दूंगा, उसके बाद जो है कोई भी नहीं बोलेगा, तो उसको जो है उसका अधिकार मिल जाएगा। तो यहां छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा ही होता था, जो सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करने का वादा करता को जो है छत्तीसगढ़ का सूबेदार बनाया जाता। तो ब्योंकोजी के समय में ये शुरू हुआ था, न कि बिंबाजी के समय। किनके समय में? ब्योंकोजी के समय में। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जा चुका है। ब्योंकोजी भोसले के समय में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। अगला दिया हुआ है तीसरा, मतलब ये वाला गलत है, दूसरा। अगला है महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार थे। जी हाँ, बिल्कुल, महिपत राव दिनकर ये पहले सूबेदार नियुक्त हुए। चौथा दिया है सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर था। हाँ बिल्कुल, सूबेदार का जो मुख्यालय था वो रतनपुर था। देखो, जो मराठे थे उन्होंने रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी दोनों पर अपना अधिकार कर लिया और दोनों को एक कर दिया, और इसका जो मुख्यालय होता था वो रतनपुर होता था। पांचवा दिया है विट्ठल राव दिनकर सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा नहीं। ये जो विट्ठल राव दिनकर है ये सबसे लंबे समय तक सूबेदार नहीं रहा। सबसे लंबे समय तक जो सूबेदार था उसका नाम है केशव गोविंद। केशव गोविंद सबसे लंबे समय तक सूबेदार के पद पर कार्य करता है। तो ये भी आपका गलत है, मतलब दूसरा। पांचवा। छठवा देखते हैं, सूबेदार का पद वंशानुगत था? नहीं, सूबेदार का पद बिल्कुल भी वंशानुगत नहीं था। मैंने बताया ना कि जो सूबेदार का जो अधिकार है, मतलब कि छत्तीसगढ़ की सूबेदारी उस व्यक्ति को दी जाती थी जो सर्वाधिक राजस्व वसूल करके देने का वायदा करता था। तो ये बिल्कुल भी वंशानुगत नहीं था। मान लो कि किसी सूबेदार को उसने बोला है कि मैं 1 करोड़ रुपए वसूल करके दूंगा, लेकिन वो जो है उतना वसूल नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटाया भी जा सकता है। उसके बाद फिर से छत्तीसगढ़ के लिए बोली लगवाई जाएगी और जो सबसे ज्यादा वसूल करके देने की बात करेगा उसको जो है सूबेदार बनाया जाएगा। तो ये वंशानुगत नहीं था। तो यहां पर आपका जो है 2, 5 और 6 गलत है। जो सही नहीं है उसका चुनाव करना था ना, तो 2, 5 और 6 आपका यहां पर गलत हो जाएगा। 2, 5 और 6 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के इन ब्रिटिश अधीक्षकों का सही कालक्रम है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 1818 से लेकर के 1830 तक अंग्रेज प्रतिनिधि, जो अंग्रेज अधीक्षक होते थे, वो शासन करते थे। देखिए क्या था
कि 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें मराठे हार जाते हैं। नागपुर का जो भोसला शासक है वो भी अंग्रेजों के सामने बुरी तरह से हार जाता है और नागपुर का जो नया शासक बनाया जाता है, क्योंकि जो अप्पा साहब हैं उनको हटा दिया जाता है और जो उत्तराधिकारी, मतलब जो वास्तविक उत्तराधिकार था, उसको जो है नागपुर का भोसला शासक नियुक्त किया जाता है और वो जो है अल्पवयस्क होता है, रघुजी द्वितीय। तो वो जो है अल्पवयस्क होते हैं, तो अंग्रेज बोलते हैं कि भाई ये छोटा है तो इसके संरक्षण के रूप में हम लोग जो है शासन करेंगे, इसके संरक्षक के रूप में, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। तो 1818 से 1830 तक, जब तक कि रघुजी द्वितीय बालिग नहीं हो जाते, तब तक अंग्रेजों ने पूरे नागपुर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ नागपुर के भोसले शासकों के अधीन आता था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो देखो, नागपुर में क्या था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त किया गया जिसका नाम था मिस्टर जेनकिंस। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नागपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट था मिस्टर जेनकिंस। तो मिस्टर जेनकिंस के माध्यम से ही हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए जाते थे, जिनको सुपरिटेंडेंट भी बोला जाता था। अंग्रेजी में सुपरिटेंडेंट और हिंदी में अधीक्षक। तो जो पहला ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुआ सन 1818 में, वो थे एडमंड। कौन थे? एडमंड। ये सबसे पहले नंबर में थे एडमंड। दूसरे नंबर में आता है आपका, दूसरे नंबर में आता है एगन्यू। दूसरे नंबर में कौन आया? एगन्यू। आप ये क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरे नंबर में आता है एगन्यू, उसके बाद आता है सैंडिस। तीसरे नंबर में कौन आता है? सैंडिस। चौथे नंबर में आता है हंटर। यहां नाम नहीं दिया है, मैं लिख देता हूं। चौथे नंबर में हंटर आता है। उसके बाद पांचवें नंबर में विल्किंसन। विल्किंसन ये पांचवें नंबर में। इसके बाद आखिरी में आता है, विल्किंसन के बाद आता है क्राफर्ड। तो ये जो है इन ब्रिटिश अधीक्षकों का सही कालक्रम है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2 ये आपका आंसर होगा। 4 1 3 2, 4 1 3 2 ये आपका आंसर होगा, इनका सही कालक्रम। पहले एडमंड, फिर एगन्यू, फिर सैंडिस, उसके बाद आखिर में क्राफर्ड। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक था, एडमंड था। ये कुछ ही समय अधीक्षक के रूप में काम किया, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसके समय में ना डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था। उसके बाद एगन्यू आता है। एगन्यू जो कि लगभग 7 वर्ष तक ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में काम करता है। इसके समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित होती है। देखो, अभी मैंने पीछे बताया कि जो सूबेदार का मुख्यालय था, मराठा सूबेदार, उसका मुख्यालय कहाँ था? रतनपुर में। और जो बिंबाजी भोसले थे, उन्होंने भी रतनपुर से ही शासन किया था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया? रतनपुर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर लेते हैं? वो रायपुर में। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रायपुर को किसने राजधानी बनाया? तो मिस्टर एगन्यू ने। इसके अलावा जो मिस्टर एगन्यू है, इसने जो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक पुनर्गठन भी किया। मतलब जो विट्ठल राव दिनकर, उसने क्या किया था? परगना पद्धति की शुरुआत की थी ना, सूबेदार था ना विट्ठल राव दिनकर, तो उसने परगना पद्धति की शुरुआत की थी। टोटल उसने 27 परगने बनाए थे। तो एगन्यू ने क्या किया? इन 27 परगनों को पुनर्गठित करके 8 परगने बनाए। मतलब कि 27 को जो है छोटे छोटे परगने रहे होंगे, तो उन सबको मिला करके उसने 8 परगने बनाए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं सैंडिस के बारे में। सैंडिस के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ताहूतदारी प्रथा। ताहूतदारी प्रथा। तो ताहूतदारी प्रथा या ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके समय में हुई थी? सैंडिस के समय में हुई थी। 2 स्थान याद रखेंगे, लोरमी और तरेंगा। लोरमी और तरेंगा, इन दोनों स्थानों को ताहूत बनाए गए थे। पूछा जाता है सबसे पहले ताहूत कौन थे? तो लोरमी और तरेंगा। तो ये आपके सैंडिस के समय में हुआ था। अच्छा, जो सैंडिस था ना, इसने एक और काम किया कि छत्तीसगढ़ में राजकाज की भाषा अंग्रेजी को बनाया। छत्तीसगढ़ नहीं तो मराठों के समय में ना मराठी था, तो इसने क्या किया? मराठी को हटाया और उसके स्थान पर अंग्रेजी को छत्तीसगढ़ का राजकाज का भाषा बनाया। तो ये सैंडिस के समय में हुआ। इसके बाद आता है हंटर, बस नाम याद रखना है। हंटर के बाद विल्किंसन, नाम याद रखना है। उसके बाद आखिर में आया क्राफर्ड। क्राफर्ड ये आखिरी ब्रिटिश अधीक्षक था और इसी के समय में नागपुर के भोसला शासक को छत्तीसगढ़ का
शासन सौंपा गया। और छत्तीसगढ़ में 1830 में जो ये जो अधीक्षक वाली जो प्रणाली है ये समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो नागपुर का जो भोसला शासक है रघुजी द्वितीय, उसके द्वारा फिर छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति की जाती है 1830 से लेकर के 1854 तक। देखो छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग देखें ना कलचुरियों के पतन के बाद, तो पहले तो मराठों का सीधा शासन आएगा, बिंबाजी भोसले ने शासन किया 1787 तक। फिर 1787 से 1818 तक छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से शासन। इसके बाद 1830 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में जिलेदारों के माध्यम से शासन। तो जो सबसे पहला जिलेदार था वो था कृष्णा राव, जिसकी नियुक्ति की जाती थी नागपुर के भोसला शासक द्वारा। भले पीछे अंग्रेजों का हाथ रहता होगा, लेकिन नाम किसका होता था? नागपुर के भोसले शासक, मतलब कि उसी के द्वारा नियुक्ति होती थी। पहला जिलेदार कौन था? तो कृष्णा राव। और आखिरी जिलेदार था गोपाल राव। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें अच्छा मैंने बता दिया ना आंसर, 4 1 3 2 हो रहा है द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य गठन के समय क्या सही है? तो राज्य गठन के समय में क्या सही है ये आप लोगों को बताना है, देख लेते हैं। तो एक तरफ जो है पद वगैरह दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका नाम वगैरह दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। हाँ, तो एक तरफ दिया है प्रधानमंत्री। तो देखिए जो प्रधानमंत्री हैं राज्य गठन के समय, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर सन 2000 को। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हीं के समय में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। राष्ट्रपति KR नारायणन थे, जिन्होंने क्या कहते हैं जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था उसमें हस्ताक्षर किया और उसके बाद फिर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो KR नारायण जी थे। उसके बाद बोल रहा है उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। देखो जो लाल कृष्ण आडवाणी है ना, ये भारत के उप प्रधानमंत्री तो थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, लेकिन जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा अगला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। बिल्कुल ये भी सही है, दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो 1 2 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 4, अरे माफी चाहूंगा मैं यहाँ पर ना ऑप्शन नहीं दिया हूँ। 1 2 4, तो ये आपका क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। तो 1 2 4 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से तीसरा वाला गलत है। देखिए जो लाल कृष्ण आडवाणी है, इनके उप प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 29 जून 2002 से शुरू होता है। 29 जून 2002 से शुरू होता है इनका उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल, जो कि 22 मई 2004 तक चलता है। 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक। तो 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में उप प्रधानमंत्री जैसा कोई भी पद हमारे भारत में नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी इस समय गृह मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी ने ही लोकसभा में गृह मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 25 जुलाई सन 2000 को, जो कि 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा से पारित हुआ और फिर उसके बाद 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पारित होता है, मतलब प्रस्तुत होता है और उसके बाद 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा से पारित हो जाता है, जिसमें राज्यसभा के जो सीटों का जो आवंटन है उसमें थोड़ा वो लोग संशोधन करते हैं और पारित कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उप प्रधानमंत्री जैसा कोई भी चीज उस समय नहीं था। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करना है, देख लेते हैं। अच्छा, जो 14 देशी रियासत थे ना, उनको मिलाकर के कौन से जिले बनाए गए, किन जिलों में उनका विलय हुआ, वो चीज दिया हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासत थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, और इनका जो भारत संघ में विलय हुआ कब हुआ था? 1 जनवरी सन 1948 में। तो इनको किन जिलों में मिलाया गया, कौन से नए जिले बनाए गए, ये दिया हुआ है, तो बताना है, देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना है ना, ठीक है। पहला दिया है छुई खदान, नांदगांव, खैरागढ़ व कवर्धा रियासत को दुर्ग जिला में शामिल किया गया। बिल्कुल ये सही है। मैंने छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ में किस तरह से विलय हुआ, इस पर मैंने एकदम डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा।
तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है सारंगढ़, रायगढ़ व धर्मजयगढ़ रियासत को मिलाकर रायगढ़ जिले का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। देखो सारंगढ़, रायगढ़ और धर्मजयगढ़, लेकिन यहाँ पर ना एक और रियासत था, जसपुर रियासत भी था, मतलब 4 रियासतों को मिलाकर के रायगढ़ जिला बनाया गया था, न कि 3। सारंगढ़, रायगढ़ और धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ जिसको उदयपुर भी बोला जाता है। तो ये 3 रियासत जो कि वर्तमान समय में इनकी स्थिति रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, लेकिन जो जसपुर रियासत था ना वो भी पहले इसी रायगढ़ जिले में शामिल किया गया था। बाद में फिर ना 1998 में जसपुर को रायगढ़ से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया, नहीं तो 1998 से पहले जसपुर जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारंगढ़, रायगढ़, धर्मजयगढ़ और जसपुर रियासत को मिलाकर के रायगढ़ जिला बनाया गया था, यहां जसपुर दिया नहीं है। अगला है शक्ति रियासत को बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो शक्ति सबसे छोटा रियासत था ना छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में, तो इसको बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। और आज के समय में शक्ति रियासत का जो क्षेत्र है वो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो जांजगीर चांपा है वो बिलासपुर के अंतर्गत था पहले, और 1998 में बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर को अलग जिला बनाया गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, चांग भकार, कोरिया, सरगुजा व जसपुर रियासत को मिलाकर सरगुजा जिले का गठन किया गया। देखो मैंने बताया कि जो जसपुर है इसको तो रायगढ़ में मिलाया गया था ना, सरगुजा में थोड़ी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो जो सरगुजा जिला है ना उसमें आपका चांग भकार, कोरिया और सरगुजा रियासत, ये 3 रियासतों को मिला करके सरगुजा जिला बनाया गया। जो कोरिया है वो पहले सरगुजा जिले के अंतर्गत आता था, 1998 में कोरिया जिले को अलग जिला बनाया गया। बाकी जो बलरामपुर, सूरजपुर है वो 2012 में अस्तित्व में आए। तो ये आपका गलत है, जसपुर रायगढ़ में मिलाया गया था। उसके बाद 5वां दिया हुआ है, कांकेर व बस्तर रियासत को मिलाकर बस्तर जिले का गठन किया गया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही कथन है। जो दक्षिण में जो रियासत थे ना कांकेर और बस्तर रियासत, बस्तर 14 रियासतों में से सबसे बड़ा रियासत था, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका 5वां पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो सही सत्य कथन का चयन करना है, तो 1 सही है आपका, 3 सही है, 5 सही है। तो 1, 3, 5 आपका उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 5 ये रहा, 1, 3, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, उर्राव जनजाति के विषय में क्या सही नहीं है। देख लेते हैं उर्राव जनजाति के विषय में। पहला दिया हुआ है सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। तो देखो जो उर्राव जनजाति है ना हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों में सबसे साक्षर जनजाति है। उर्राव जनजाति सबसे साक्षर जनजाति है, ध्यान रखना है। तो जो पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। गलत वाला का चयन करना है। देखो तो ये तो अपना सही है। उसके बाद अगला दिया हुआ है पारंपरिक पोशाक करेया कहलाता है। तो जो उर्राव जनजाति की जो पारंपरिक पोशाक है, जो उनके द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है वो करेया कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है पंचायत को मयारी कहते हैं। देखो इनके में जो भी जातीय पंचायत अगर होता होगा तो उसको मयारी नहीं कहा जाता है। ये जो मयारी है ना ये कोरवा जनजाति के जातीय पंचायत को बोला जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है वो चुनना था, तो ये एक आपका आंसर में आ जाएगा। अगला है कोसमा इनका पारंपरिक नृत्य है। ये जो कोसमा है ना ये इनका पेय पदार्थ है, मतलब कि ड्रिंक है कोसमा, न कि पारंपरिक नृत्य। तो ये भी गलत है, तो ये भी एक आपका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है इनकी प्रमुख देवी सरहुल है। देखो सरहुल ना इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इनकी जो इष्ट देवी है वो है सरना देवी। सरना देवी जो कि साल वृक्ष में निवास करती है, और जब साल वृक्ष में फूल खिलता है तो चैत्र पूर्णिमा के दिन उर्राव जनजाति के लोग सरहुल नामक पर्व मनाते हैं और उसी दिन सरहुल नृत्य भी करते हैं। ध्यान रखेंगे साल वृक्ष में जब फूल खिलता है, उर्राव जनजाति का ऐसा मानना है कि इनकी जो इष्ट देवी है सरना देवी, इसका जो निवास है वो साल वृक्ष में है, और जैसे ही साल वृक्ष में फूल खिलता है तो ये लोग फिर ये पर्व मनाते हैं, सरहुल पर्व। तो ये वाला पॉइंट भी गलत है। तो आपका 3, 4, 5 यहां पर आंसर होगा। 3, 4, 5 कहां दिया है? ये द। देख लेते हैं थोड़ा सा उर्राव जनजाति के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीजें।
तो आपको सरहुल याद रखना है, करेया याद रखेंगे, करेया इनका पारंपरिक पोशाक है, कोसमा पेय पदार्थ है, सरहुल इनका पर्व है, नृत्य है, इनकी जो प्रमुख देवी सरना देवी है, इनका संकेंद्रण सरगुजा में है, बलरामपुर में है, जसपुर में है, रायगढ़ में है। इनमें एक युवा गृह भी पाया जाता है। उरांव जनजाति में एक युवा गृह भी पाया जाता है, जैसे कि मुरिया जनजाति में घोटुल, वैसे ही उरांव जनजाति में धुमकुरिया नामक युवा गृह पाया जाता है। और इनकी जो बोली है वो है कुरुख। कुरुख इनके द्वारा बोली जाती है। कुरुख ध्यान रखेंगे, कुरुख। ये भी काफी पूछा गया है कि कुरुख बोली कौन बोलता है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हरेली पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हरेली पर्व, तो इसके बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, देख लेते हैं कौन से कथन सत्य हैं। सही वाले कथनों का चयन करना है, तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो हरेली है जो कि श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व माना जाता है। अगला दिया हुआ है, इसे गेड़ी पर्व भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको गेड़ी पर्व भी बोला जाता है, क्योंकि हरेली त्योहार में ना गेड़ी जो कि लकड़ी बांस वगैरह से बनाया जाता है, कुछ इस तरह का होता है गेड़ी। ये मान लो ये एक आपका लकड़ी हो गया, बांस का जो भी है, बीच में ना कुछ इस तरह का एक पट्टा डाल देंगे ये लोग, इस तरह का। ये पट्टा इतना बड़ा होगा कि एक तरफ जो है ना एक बंदा अपना पैर रख सके, और इस तरह से दो डंडों में बनाया जाता है एक व्यक्ति के लिए, और इसमें ये लोग जो है ना पैर रखते हैं, इसमें चढ़ेंगे, इसमें पैर रखेंगे, और दूसरा डंडा भी होगा उसमें भी सेम ऐसे ही बने रहेगा, उसमें चढ़ेंगे, और उससे फिर ना ये पूरे नाच नाच के पूरे गांव में घूमेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? गेड़ी। और ये जो गेड़ी है ये हरेली के समय में शुरू होता है, तो इसी कारण इसको जो है गेड़ी पर्व भी बोला जाता है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला पॉइंट भी पहला सही है, दूसरा सही है। इसके बाद अगला दिया है, इसमें मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है। मिट्टी के बैल, देखिए जो मिट्टी के बैल की पूजा है ना वो हरेली में नहीं किया जाता है, वो पोला में किया जाता है। पोला त्योहार जो कि भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है, पोला त्योहार, जिसमें बैलों की दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, तो उस समय जो है मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, तो ये गलत है। अगला दिया है, इसे दान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। दान पर्व, दान पर्व तो भाई अभी कुछ दिन पहले हुआ ना, 28 जनवरी को था दान पर्व, छेर छेरा पौष पूर्णिमा के दिन, तो ये दान पर्व था। हरेली में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। अगर दान पर्व पूछे तो छेरछेरा, छेरछेरा में क्या होता है, बच्चे जो हैं टोलियां बना करके घर घर में जाते हैं और गीत गाते हैं, और जो घर का स्वामी होता है वो फिर उनको अनाज देता है, तो ये जो है दान का पर्व है। तो दान पर्व पूछे तो छेरछेरा, और मिट्टी के बैलों की पूजा तो पोला, तो ये दोनों आपका गलत है। अगला दिया है, यह श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, तो ये सही है। तो 1, 2 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 5 कूट में आप लोग मिला लीजिएगा, 1, 2, 5 ये आपका राइट आंसर है। हरेली पर्व के दिन अब जो है राज्य सरकार के द्वारा अवकाश भी दिया जा रहा है, छुट्टी दिया जा रहा है ना, अवकाश। इसमें ना, अच्छा, जो हरेली पर्व है इसमें क्या होता है विशेष, जैसे कि मैंने बोला बैल की पूजा होती है कब, पोला के दिन में। तो हरेली में क्या होता है कि जो भी कृषि उपकरण होते हैं, किसान के जो भी उपकरण होते हैं, कृषि संबंधी उपकरण, उसका हल हो गया, फावड़ा हो गया, जो भी चीजें वो कृषि के कार्य में उपयोग में लाता है, जिन उपकरणों को, उनको हरेली के दिन पूजा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पूछा जाता है। और हरेली को बस्तर क्षेत्र में अमुस बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अमुस। और क्या याद रखेंगे, अच्छा, घर के बाहर ना गोबर से प्रेत वगैरह बनाया जाता है, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन अमावस्या का दिन होता है, मतलब कि अंधेरा रहता है, तो इसीलिए घर के बाहर जो है प्रेत वगैरह बनाया जाता है, गोबर से प्रेत बनाया जाता है, ताकि जो भूत बाधा है उससे ये लोग बच सके। इसके अलावा इस दिन नारियल फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए उसमें अगर आप लोगों को जरा भी संशय महसूस होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।